हाय गाइज, मैं अमित कुमार आप सभी को एरिस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के चैप्टर 6 जो बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग एक नज़र इधर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा है विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है। तीसरा है पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणु पर निर्भर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये देखना है। तो ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 1 2 3। देखते हैं क्या कह रहा है कथन में। फिर से एक बार देखते, कहता है अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ है। जो आप आणविक नहीं देख रहे हैं, जो अणु को आप नहीं देख रहे हैं, वो भी जीवन के लिए आवश्यक है। विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होता है। विषाणु के अंदर आणविक गति तो होती है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि विषाणु एक सजीव है या निर्जीव है। विषाणु जो है जब बॉडी में जब कोई डिजीज होता है, जब उस सेल्स को क्षति पहुंचाता है, उसके बाद इसका जो है प्रतिक्रिया प्रभाव इसका बढ़ता है। और इसके हिसाब से जो राइट आंसर, ये जो कथन 2 जो है वो सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट है 3, पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। तो पृथ्वी पर जो जीवन है सही में वो कार्बन पर आधारित अणुओं पर निर्भर है। इसके लेके आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कि फर्स्ट दिया है कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग। और आगे है नेक्स्ट है, दूसरा है श्वसन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। उस उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है, कौन से सम्मिलित? केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 दोनों, नो तो 1 और नो ही 2। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जैव प्रक्रम, कहता है जैव प्रक्रम क्या है? शरीर के बाहर ऑक्सीजन ग्रहण कर। जैव प्रक्रम का डिफिनेशन होता है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, ऑक्सीजन के ग्रहण करता है, लेकिन जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। और दूसरा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है सभी। तो श्वसन में जो होता है शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन में उसका उपयोग को श्वसन कहते हैं। तो इसके लिए कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों जो कथन दिया है ना, दोनों क्या है, गलत है। सो ये श्वसन का परिभाषा नहीं होता है और न यह जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान, अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है। उपयुक्त कथनों पर कौन सा सही है? तो सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में दिया गया केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, डी में नो तो 1 नो ही 2। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा गौर करते हैं, एक बार फिर से कथन विचार करते हैं। कहता है एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होती है। तो सही बात है, एक कोशिकीय जीव जो होती है भोजन ग्रहण करने के लिए उसका कोई विशेष अंग नहीं होता है, बल्कि एक पैरामीशियम ऐसा है
उसका कुछ खास विशेष अंग होता है, तो गौण रखा गया। सेकंड है बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण सीधे, बहुकोशिकीय जीवों में से सभी कोशिकाएं जो है आसपास पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, बल्कि एक कोशिकीय जो है वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है, बहुकोशिकीय नहीं रहती है। इसके लेके ऑप्शन आपका जो कथन 2 है वो गलत है, और इसके लेके जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या स्लैश से सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3, केवल 3। तो देखना है कि कौन सा इसमें जो है सही है, नहीं है। तो स्वपोषी जीवों को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं की प्रकाश से संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, नहीं होती है। दूसरा है पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, पौधे में ग्लाइकोज के रूप में संचित किया जाता है। मानव शरीर में भोजन प्राप्त ऊर्जा के कुछ मंड के रूप में संचित नहीं, ये दोनों ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोज के रूप में नहीं, मानव शरीर में भोजन ऊर्जा का मतलब मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और पौधों में मंड के रूप में संचित होता है। तो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड जो है दोनों गलत है, और फर्स्ट सही है। स्वपोषी जीवों को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। तो इसके लेके इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 2 और 3। कहता है कौन सा सही नहीं है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लाए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, इस पर हमें विचार करनी है। फर्स्ट दिया है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सेकेंड है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, उपर्युक्त कथन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 दोनों, केवल डी होगा। तो थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं कि 1, 2, 3 कैसे होगा। कहता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित करना, क्लोरोफिल द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित होता है और उसी में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। सही है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, हाँ प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित होता है। लाइट एनर्जी को जो चेंज करके केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो जब अणु का हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। इसके लेकर राइट तीनों आंसर जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। 6 में पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पौधे के लिए कुछ कथन दिया गया, कहता है इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है। तना एवं जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है। नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 3, केवल 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो हम थोड़ा सा इस पर व्याख्या करते हैं। 1 और 3 सही है। कहता है इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग, हाँ क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, सही बात है, ये राइट है। उसके बाद इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है।
तो पौधे जो है जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य वस्तु जो है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लेके जो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ना वो गलत दिया गया है कथन। और ये तीसरा जो है ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन और कार्बनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये आप सही है, ये ग्रहण करते हैं, इसके लिए ये सही है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका इसका हो जाता है सी। 7वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फफूंद, ब्रेड, मॉल्ट और ईस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और इसके बाद इसका अवशोषण होता है। सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दोनों, केवल नो तो एक और नो ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। तो कैसे थोड़ा देखते हैं। कहता है फफूंद जो है, फफूंद यानी ईस्ट, भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है, बल्कि उसके अंदर नहीं होता और इसका बाद इसका अवशोषण होता है। तो ये राइट है। और दूसरा कहता है सभी कोशिकाएं जीवों में भोजन संपूर्ण सतह ग्रहण किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी कोशिकाएं जीवों में भोजन के संपूर्ण सतह ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है भोजन के समय मुख में आने वाली लार, ठीक है, लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है, कौन सा से सही है, कौन सा सही है। यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला लाल रस है। इसमें लार एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड और शर्करा में तोड़ दिया जाता है। तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 के नो तो 1 नो ही सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो कैसे तो देखते हैं। कहता है लाल ग्रंथि से निकलने वाले, जो लाल ग्रंथि निकलता है उसका नाम है लाल रस। ठीक है, लाल रस है। इसमें लार एमिलेंस नामक एंजाइम उपस्थित होता है, सही है, जो मंड को जो है शर्करा के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो ये राइट आंसर, दोनों कथन अपने आप में परिपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, भोजन के अपचयन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन एंजाइम पेप्सिन तथा सेलेस्मा का श्रवण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है। कहता है कि श्रावण क्षुद्रांत द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्थिति को अम्लीय अम्ल से रक्षा करता है। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, यानी कि दोनों 2 और 3 जो है इसका विश्लेषण कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो फर्स्ट में क्षुद्रांत, बृहदांत, अमाशय, ग्रासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्षुद्रांत, क्योंकि छोटी छोटी जो कुंडलिका के रूप में सबसे बड़ी यही होती है और जो चारा खाते हैं उसका क्षुद्रांत बड़ा होता है, आहार नाल बड़ा होता है। जो मांस खाते हैं उसका आहार नाल छोटा होता है। तो यहाँ से समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। कहते हैं क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिर नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, सही है। पाचन के बाद, अमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, राइट है ये। क्षुद्रांत के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन स्थल है, ये भी ऑप्शन कथन सही बुझा रहा है। अगला है सी में, कहता है कि क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पीत रस और अग्नाशिका के रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करते, नहीं ये गलत है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत के भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके लिए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। वेरी गुड, समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट है 12 नंबर में, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। इनसे
में कोई CO2 नहीं निकलता है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, नो तो 1 नो ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। कैसे? तो इसमें कहता है कि पौधे के संदर्भ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। हाँ, होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान विसरण, राइट है। कहता है इनसे दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूर्य की उपस्थिति में ये भोजन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कथन ए में कहता है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। सही बात है। जलीय जीव की जो श्वसन दर है वो स्थलीय जीव की अपेक्षा बहुत ही जटिल होता है। जैसे मछली है, मछली को सांस लेने के लिए पानी को ब्लड के माध्यम से उसके बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद कहता है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा, वही लिखा है, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। सही बात है। जो वायु में जितना ऑक्सीजन है उससे कई गुना कम जो है जल में ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो इसके लेके आपका जो है ये जो कथन दिया गया है उसका जो है कारण वो आर जो है बिल्कुल सही है। इसके लेके आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अवयवीय अवयवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? कहता है पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला अणु है, एक 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट में विखंडन होता है। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन होता है। पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन होता है। तो इसको हम देखते हैं बारी बारी से एक बार फिर से। अवयवी श्वसन वैवी श्वसन दोनों प्रक्रम निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया समान है? तो पायरुवेट और इथेनॉल ग्लूकोज में विखंडन होता है, तो ये सही है। नहीं, ये गलत है। और कहता है ग्लूकोज के 6 कार्बन वाला अणु और 3 कार्बन अणु पायरुवेट में विखंडन, तो सही है। पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन होता है, ये भी सही नहीं है। और पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला अणु होता है और 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कहता है 14 हो गया और उसके बाद 15 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की अंतर कोशिकीय क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त है? ईंधन की तरह तो आपको पता ही होगा, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। ठीक है। अब आगे चलते हैं 16 नंबर। कहता है मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है नासा द्वारा में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित फिल्टर करने का कार्य करती है। हाँ, कार्य करती है। दूसरा है श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन की अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए समय मिलता है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस और वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। जो तीनों जो कथन दिया गया है ये तीनों अपने आप में बहुमूल्य है, ये सही है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर में कहता है कि मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है जबकि बायां भाग बी ऑक्सीजनीकृत करता है। इस तरह से यह बंटवारा शरीर की उचित दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है केवल 2 है। बाकी ये जो है मानव हृदय दायां भाग
नहीं, बायां भाग ऑक्सीजनीकृत और दायां भाग बी ऑक्सीजनित होता है। उल्टा लिख दिया है ऑप्शन नंबर, इसलिए कि जो है ये रॉन्ग हो गया आपका। और फिर जब नेक्स्ट है, इस तरह से बंटवारा शरीर के उचित दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ये सही है। अब आगे देखते हैं, कहता है 18 नंबर, विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल, स्थल, चर और तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेती है। सेकेंड है, मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 3, केवल नो तो 1, नो ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो क्या कहता है, जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत और बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा के कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। और मछली के शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है, वो तो पता ही है आपको। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होती है। धमनी की अपेक्षा जो होती है शिरा में अधिक होती है। सही है। मानव समान प्रकुंचन दाब 120 मीटर पारा से 120 मीटर mm पारा के अनुशीलन दर दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तो ये आपका गलत है। इसको मापने के लिए स्फाइगेमोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसको मापने के लिए ये यंत्र का उपयोग होता है। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कहता है फर्स्ट, कहता है शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। शिराएं जो है रुधिर के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने की काम करती है, जबकि धमनियां हैं विभिन्न अंगों में रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट है। और ऑप्शन फिर सेकंड बी में कहता है कि रुधिर वाहकियों में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाने मार्ग में अवरुद्ध कर देता है। तो ये आपका जो है गलत है ऑप्शन। लसिका इसमें कहता है कि कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका सही फर्स्ट जो है आपका सही नहीं है। शिराएं जो है रुधिर हृदय से, शिराएं नहीं बल्कि जो है धमनियां जो है रुधिर की हृदय से शरीर में ले जाती है और विभिन्न अंगों तक एकत्रित करती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना ये फर्स्ट गलत है। सेकेंड में लिखा है बी, रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती है। तो ये जो आपको दिया गया ये सही है और ये आपका जो है गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें लिखा है लसिका एक अन्य द्रव जो वाहन में सहायक है, जिसे उत्तक तरल भी कहते हैं। तो ये भी सही है। पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो ये आपका राइट है, ये भी राइट है, सी भी राइट है और बी भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको जो दिया है ये क्या है? रोंग है। रोंग होने का रीजन है कि रुधिर शिराएं द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पे धमनी द्वारा होगा और हृदय के धमनी जहाँ इस जगह पर धमनी यहाँ पर होगी शिराएं। ठीक है, उल्टा लिखा है। अब हम देखते हैं 21 पर, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण, जड़ से पत्ती तक जल में विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुख गति में सहायक है। सही है। वाष्पोत्सर्जन में पादपों के तापमान के नियमन को भी सहायक होता है। तो ये भी सही है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3। तीनों ऑप्शन क्या है? सही दिया गया है कथन।
अब है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पादपों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो सही है, पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम में पदार्थों का हस्तांतरण ऊर्जा उपयोग से पूरा होता है, तो उपयोग से पूरा होता है। तो इसके दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये गलत है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं 23, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को अलग करने का काम करती है। सेकंड है वृक्क रुधिर से नाइट्रोजन में जो भी वर्ज्य मिस होता है कि जो मजबूत पदार्थ है उसको अलग करने का काम करता है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है, हाँ होता है। तीसरा है वृक्क द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थ को चयनित पुनर्श्वसन मूत्र वाहिनियों में होता है। तो आपका जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए कि राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं। तो अपशिष्ट का जो उत्सर्जन होता है उसमें से कौन कौन, कहता है अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित होता है, तो सही है करना। गिरती पत्तियां जो गिरते हैं वो भी पादपों का अपशिष्ट उत्सर्जन ही कहलाता है। रेजिन अनुगोन, ये भी उत्सर्जन है पादप का। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, ये भी आपका क्या है, उत्सर्जन ही। इसके लिए के राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। सो थैंक यू।